कभी सोचा है कि 20वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों का एक फैसला, जिसका मकसद तो भारत को तोड़ना था, उसने अनजाने में ही पूरे देश को पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से एक कर दिया। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो सवाल यही है, आखिर कैसे एक इलाके को बांटने का फैसला एक पूरे देश को यूनाइट कर सकता है? ये अपने आप में एक पहेली है और इसी पहेली के इर्द-गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1905 से। ये वो साल था जब ब्रिटिश सरकार ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लिया, जो देखने में तो शायद उतना बड़ा ना लगे, पर असल में उसने भारत के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तारीख याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905। इसी दिन एक रॉयल प्रोक्लेमेशन ने बंगाल के विशाल प्रांत को दो टुकड़ों में बांट दिया। एक नया प्रांत बनाया गया, पूर्वी बंगाल। देखिए, उस वक्त बंगाल सिर्फ एक प्रांत नहीं था, वो भारतीय राष्ट्रवाद का, इंडियन नेशनलिज्म का सेंटर था। और ये आप कह सकते हैं इसी गढ़ पर एक सीधा हमला था। लेकिन सवाल यह है कि अंग्रेजों ने आखिर ऐसा किया ही क्यों? वजह क्या थी? जो वजह उन्होंने दुनिया को बताई और जो उनका असली मकसद था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, आधिकारिक तौर पर तो उन्होंने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा है और हम उसके पिछड़े पूर्वी हिस्से में डेवलपमेंट लाना चाहते हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? लेकिन यह सिर्फ एक बहाना था। असली खेल था डिवाइड एंड रूल का। उनका असली मकसद था भारत के सबसे पॉलिटिकली अवेयर प्रांत को धर्म के आधार पर कमजोर करना। उनका असली निशाना कौन था? वो था बंगाल का पढ़ा लिखा मिडिल क्लास, जो आज़ादी की आवाज़ को सबसे ज्यादा बुलंद कर रहा था। अंग्रेजों की चाल बिल्कुल साफ थी, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक खाई बनाओ, उनकी एकता को तोड़ो और अपने साम्राज्य की नींव और मजबूत करो। लेकिन इस विभाजनकारी नीति ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसकी उम्मीद शायद अंग्रेजों को भी नहीं थी। बंगाल ने इसका जवाब दिया और वो जवाब था स्वदेशी। और चीजें ना बहुत तेजी से आगे बढ़ी। 7 अगस्त को ही कांग्रेस ने ब्रिटिश सामान के बायकॉट का प्रस्ताव पास कर दिया। 16 अक्टूबर, जिस दिन विभाजन लागू हुआ, उसे पूरे बंगाल में शोक दिवस के तौर पर मनाया गया। और साल के खत्म होते होते कांग्रेस ने अपने बनारस सेशन में स्वदेशी की इस पुकार को पूरी तरह से अपना लिया। तो ये स्वदेशी था क्या? इसका मतलब बहुत सीधा था, अपने देश का। आइडिया सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल था। विदेशी सामान का बहिष्कार करो और अपने देश के भारतीय उद्योगों को सपोर्ट करो। ये एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्द ही ये ब्रिटिश राज के खिलाफ एक बड़ा पॉलिटिकल हथियार बन गया। और ये सिर्फ कोई नारा नहीं था, ये एक पूरा का पूरा जन आंदोलन बन गया। लोग सड़कों पर उतर आए और बड़े बड़े शहरों में विदेशी कपड़ों और सामानों की होलियां जलाई गईं। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध का एक जबरदस्त प्रतीक बन गया। बंगाल में जो ये आग लगी थी ना, वह पूरे देश में फैलने वाली थी। कुछ बड़े राष्ट्रवादी नेताओं ने इस मौके को समझा और उन्होंने तय किया कि इस क्षेत्रीय विरोध को एक राष्ट्रीय संघर्ष में बदला जाए। और इस आंदोलन को बंगाल से बाहर ले जाने का जो क्रेडिट है, वो जाता है मशहूर तिकड़ी लाल बाल पाल को, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये वो नेता थे जो सिर्फ अर्जियों और याचिकाओं में यकीन नहीं रखते थे, बल्कि जनता को सीधे एक्शन के लिए तैयार करना चाहते थे। इन नेताओं ने मिलकर पूरे देश में स्वदेशी की मशाल जलाई। सबसे पहले बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। उन्होंने इस आंदोलन की कमान संभाली पुणे और मुंबई में। इसके बाद हम चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। यहाँ लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब और बाकी उत्तरी भारत में स्वदेशी का संदेश फैलाया। यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और ये लहर दक्षिण तक भी पहुंची, जहां चिदम्बरम पिल्लई और बिपिन चंद्र पाल ने मद्रास में लोगों को एकजुट किया। मतलब देखते ही देखते जो संघर्ष बंगाल में शुरू हुआ था, वो पूरे भारत का संघर्ष बन गया। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरे आंदोलन का नतीजा क्या निकला? इसकी विरासत क्या रही? इसका भारत की आज़ादी की लड़ाई पर बहुत गहरा और स्थायी असर पड़ा। स्वदेशी आंदोलन, आप कह सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने लड़ाई के तौर तरीकों को ही बदल दिया। पहली बार आज़ादी की लड़ाई सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें देश के आम लोग, छात्र, महिलाएं सब भागीदार बने। तो आखिर में हम इस सवाल पे आकर रुकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन ही वो पहला ब्लूप्रिंट था, भारत में एक मास स्ट्रगल का पहला सफल प्रयोग,
क्या इसी ने भविष्य में होने वाले गांधीवादी आंदोलनों की नींव रखी? खैर, एक बात तो पक्की है, अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति ने भारत को एक ऐसा सबक सिखाया जिसने आखिर में उनके राज को ही जड़ से उखाड़ फेंका।